हाय एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे? करेंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ये करेंट होता क्या है, वोल्टेज क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये क्या है, ये एक ऑर्बिट है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है? निगेटिव चार्ज है। इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है। इसको क्या चीज डिनोट करते हैं हम लोग? क्यू से। इसका बता सकते हैं क्या होता है, कितना कूलम का चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस चीज को याद रखिएगा। इसका क्या होता है? यूनिट कूलम। अब देखिए, अब जो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल सकते हैं? हम लोग क्या बोल सकते हैं? धनात्मक आवेश हिंदी में। इसका क्यू का कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये किसका हो गया? प्रोटॉन का। और जो नाभिक न्यूक्लियस हुआ उसके में न्यूट्रॉन में कितना होता है? न्यूट्रॉन में हमारा कितना होता है? कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं और इसी के आगे हम लोग और पढ़ेंगे। आप बता सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों को बता सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आप 10वां से ही पढ़ते आएंगे। इसको डिनोट करते हैं एमई से, इसको डिनोट करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से। इसका क्या होता है, कोई बता सकता है? देखिए, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका होता है 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। और इसका क्या होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। देखिए, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ब्लैंक खाली स्थान दिया रहता है और पूछता है कि कितना मास ऑफ प्रोटॉन जो है कितना बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो 1840। देखिए, बहुत सारा बुक में 1845 1845 भी रहता है, मगर जो सही होता है ऑप्शन जो एग्जाम में आता है, इस टाइप में क्वेश्चन आता है, तो आप एग्जैक्टली मान सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसका और इसका मतलब 140 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम और अच्छा से लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1814 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? mp से, और इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहीं पर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन को फिर से डिवाइड, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। माइनस याद रखिएगा। और यही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। देखिए, केजी में जब पूछा जाएगा तो केजी में, अगर ग्राम में पूछा जाएगा तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? आवेश। हिंदी में जो हिंदी के लड़के हैं वो आवेश लिखेंगे, मगर चार्ज से ही ज़्यादा लोग समझते हैं। देखिए, आवेश क्या है? सबसे पहले तो आवेश को समझिए कि आवेश है क्या। अगर इसका डिफिनेशन बोला जाए तो बोल सकते हैं कि इट इज अ इमेजिनरी फोर्स बाय विच एनी सब्सटेंस experience a force of attraction and repulsion। अगर हम बात करें, कोई एक मैग्नेट है, अगर यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ रखते हैं तो यहाँ एक प्रकार का क्या होता है? फोर्स लगता है। यहाँ पर अगर सेम पोलरिटी का रहता है तो क्या होता है? फोर्स लगता है। जो ये फोर्स आपको दिखता है, फोर्स नहीं दिखता है। इसी में क्या होता है, एक बार क्या होता है कि चुंबक जो है क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, आपस में सट जाता है। एक बार क्या होता है
रिपल्सन होता है। क्या होता है, एक बार क्या होता है जब यहाँ डिफरेंट पोलरिटी का रखते हैं तो क्या होता है, एक बार चुंबक आपस में कभी नहीं सट सकता है। अब एक बार क्या होता है, यहाँ पर चुंबक सटता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक प्रकार का इमेजिनरी फोर्स है। कभी आप देखें मैग्नेट के बीच में फोर्स लगने वाला फोर्स दिख रहा हो, वो फोर्स दिखता नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सब्सटेंस एक्सप्रेस ऑफ फोर्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। किस टाइप का फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। कि इमेजिनरी मतलब क्या है, अब उस चीज़ को सिर्फ अभाव देख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि अदृश्य बल है। क्या है, एक प्रकार का अदृश्य बल। अदृश्य बल अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे अब नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यह एक ऐसा अदृश्य बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन का हिंदी और रिपल्सन का हिंदी ये होता है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, चार्ज कहते हैं। अब देखिए चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोई बताएगा चार्ज का यूनिट? जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। जो चार्ज का यूनिट हम यहाँ पर बता देते हैं। चार्ज का यूनिट जो होता है वो हमको क्या बोलते हैं, अभी हम बताए थे सिंपली, कूलम। कूलम क्या है, कूलम। तो इस क्या है, चार्ज का हमारा यूनिट होता है। देखिए अब यहीं पे चार्ज हो गया, तो चार्ज के पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, करेंट। अब करेंट को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो करेंट को समझना पड़ेगा। करेंट है क्या, देखिए इंग्लिश वाले बच्चे तो सब जानते हैं कि इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। किसी भी चालक में क्या करता है, चार्ज को फ्लो करने में, मतलब क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह में चार्ज को फ्लो कराने में मदद करता है क्या, करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, धारा। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, यह किसी चालक में बहने वाला आवेश होता है। I इक्वल टू क्या लिखते हैं, dq अपॉन dt। इसका क्या लिखते हैं हम लोग, यूनिट एम्पियर। देखिए I इक्वल टू क्या लिखें हम लोग, पहले dq अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखें, इसका यूनिट क्या लिखें हम लोग, एम्पियर। यही अगर I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q अपॉन t, मतलब हो सकता है कूलम बाई कूलम, टी से टाइम, मतलब एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में जब बहता है उसी को बोलते हैं हम लोग करेंट, कूलम पर सेकेंड। इस चीज को आप याद रखिएगा, आई इक्वल टू ओवर कूलम पर सेकेंड। अब देखिए वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को हिंदी में क्या कहते हैं, विभव। जो नहीं जानते हैं उनके लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए विभव, मगर ज़्यादातर लड़के वोल्टेज से समझ जाते हैं, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, विभव। देखिए ये क्या होता है, इसको अगर हम बोले जाए तो इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट। इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह एक धनात्मक इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कोई कार्य होता है। कहने का मतलब क्या है, यह एक प्रकार का कार्य है जो आवेश को धनात्मक, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से, मतलब धनात्मक आवेश से अनंत के किसी बिंदु तक लाने का किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। जो कार्य है क्या है, पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी तक जो काम किया गया, इन्फिनिटी एट द एनी पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, वर्क डन। जो काम किया गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज बोलते हैं। अब वोल्टेज के लिए क्या लिखते हैं हम लोग,
बताइए वोल्टेज V इक्वल टू क्या लिखते हैं, V इक्वल टू लिखते हैं W/Q। देखिए हम लोग क्या कहें, किया गया कार्य क्या होता है, जूल, और Q क्या होता है, कूलम। यही तो हम बताएं डिफिनेशन में, किया गया कार्य, चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, चार्ज क्या, कूलम, किया गया कार्य इन्फिनिटी तक, तो हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू जूल बाई कूलम। यही पूछता है वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज की पर मतलब 1 जूल का कार्य पर कूलम में किया गया हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज कहते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W/IT, कूलम है तो ये लिख सकते हैं IT इसके जगह। अब हम लोग ये लिख सकते हैं, या नहीं तो इसी को अगर हम लोग चेंज करें तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं IT, Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो Q इज इक्वल टू जब IT लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू W/IT। जब यहाँ पर IT लिख सकते हैं तो वोल्टेज को लिख सकते हैं जूल बाई एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि I फॉर एम्पियर, T फॉर सेकेंड, तो ये चीज़ लिख सकते हैं। इसको और अच्छा से लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या हम फिर से बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट। V इक्वल टू W/Q, Q क्या है, जूल, Q क्या है, कूलम। अब देखिए Q इक्वल टू हम लोग पढ़े थे I इंटू टी, कभी ना कभी पढ़े होंगे। I क्या है, एम्पियर, E क्या है, टाइम, सेकेंड, इस चीज़ को पहले भी पढ़े थे। जब इस चीज़ को लिख सकते हैं तो V इज इक्वल टू W/Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं। जब IT लिख सकते हैं तो V इज इक्वल टू जूल बाई एम्पियर पर सेकेंड लिख सकते हैं। इसी चीज को, हाँ रुकिए एक मिनट, जूल बाई पर एम्पियर पर सेकेंड बोल सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, इसी को समझा रहे क्योंकि ये इसरो भी पूछ चुका है वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, जूल एम्पियर पर सेकेंड ऑप्शन में रहता है, बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। DRDO, और एक बार इसको ALP में भी पूछ लिया गया था। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, आगे का टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे EMF। EMF क्या होता है, EMF का तो सबसे पहले फुली फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल। ये क्या है, ये एक प्रकार का एनर्जी है। क्या बोलते हैं, इट इज द एनर्जी विच इट गिव्स टू each coulomb of charge to flow from one point to another point। यह एक प्रकार का आवेश है, एनर्जी है, जो एक बिंदु से मतलब कहने का मतलब वन पॉइंट से अनदर पॉइंट मतलब दूसरे बिंदु तक ले जाने में काम आता है। इसका यूनिट क्या होता है, EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। EMF का यूनिट वोल्ट होता क्या है, वोल्ट। देखिए एक बिंदु से ले जाने के लिए, इसको समझने के लिए क्या कह सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को पहले समझते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो सकता है, मान के चलिए कि एक प्रतिरोध लिए, ठीक। जब किसी में प्रतिरोध I फ्लो हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इक्वल टू I इंटू R।
इसी में तो फ्लो कर रहा है, इसी प्रतिरोध में आई। और इसको इसी चीज़ को समझने के लिए अब देखिए पोटेंशियल, इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं वन पॉइंट से, ये पहला पॉइंट है, ये अनदर पॉइंट है कोई, यही तो फ्लो करता है। जब इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ से क्या होता है, करंट धारा प्रवाह होता है एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर। इसी चीज़ को तो हम लोग वहाँ डिफाइन किए थे, क्या किए थे, इट इज एनर्जी विच गिव टू ईच कूलम ऑफ चार्ज टू फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक एनर्जी के टाइप में क्या करता है, एक कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करता है कहाँ पे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाता होगा, वोल्टेज ड्रॉप, जो आगे और अच्छा से समझेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ के केवीएल केसीएल केचप लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर। ये क्या होता है, मान के चलिए कोई बिंदु हम बोले ए बिंदु है, बी, दोनों के बीच में करने वाला जो कार्य है वी ए बी, उसी का समेसन वी ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। जो फ्लो करने में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इसका इसके बीच में जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और अच्छे से समझेंगे इसको आगे चलकर। अभी तो सिर्फ बेसिक सिर्फ टॉपिक को समझ रहे हैं कि टॉपिक में होता क्या है, ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो आगे अगर पढ़े तो। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस। इसका सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, ये एक प्रकार का अपोज करता है, इसको बोल सकते हैं इट्स ऑफर्ड टू opposition to the flow of current in DC। क्या करता है, अगर इसको हिंदी में लिख देते हैं, यह DC में धारा के बहने का विरोध करता है। डीसी में धारा को बहने के लिए विरोध करता है, मतलब कहने का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस लगा है और इसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए, मान के चलिए प्लस माइनस से, तो ये क्या करता है, इस करंट को बहने में इस बाधा डालता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सिंपली यही समझिए कि जब डीसी में इसको जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मान के चलिए कि यहाँ पे था, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता था, क्या कितना इजीली प्रवाह हो जाता, मगर यहीं पे अगर रेजिस्टेंस लगा दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे रजिस्ट हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्या, इसको फ्लो करने में बाधा डाल रहा है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ इसको फ्लो होने में कुछ रुकावट आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम। देखिए आर इक्वल टू क्या, इसको डिनोट, देखिए प्रतिरोध इसको डिनोट करते हैं आर से, यूनिट ओम। और इसका अगर हम बोले आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए। देखिए लेंथ, इसका एरिया, प्रतिरोध का कुछ लेंथ है, इसका कुछ एरिया होगा, अगर ये मोटाई होगा तो इसका कुछ एरिया होगा, ये लेंथ हो गया तो एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया भी होगा इसका कुछ। जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता है प्रतिरोध घटता है, लेंथ बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कमेगा। अब देखिए उसी प्रकार से हर एक का कॉफिशिएंट होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये रो क्या है, रो क्या है, अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल है जिससे रेजिस्टेंस बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल है, मतलब कि बहुत सारे प्रकार से धातु से क्या बनता है, चाहे तो बन सकता है रेजिस्टेंस कॉपर से,
या तो बन सकता है अल्मुनियम से, चाहे तो बन सकता है टंगस्टन से, आयरन से, और चाहे तो बन सकता है ब्रास से। देखिए जितना अभी तक पूछा गया है जिसका वैल्यू उसको हम बता रहे हैं। इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखिएगा तभी एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो इसका क्या होता है, अगर टेम्परेचर पर रखा जाए तो इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका कितना होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का कितना होता है 39.3 से लेकर 39.4 तक। 2 अल्मुनियम का कितना होता है, अल्मुनियम का होता है 40.3 टू 40.4, 20 डिग्री पे बता रहे हैं हम लोग। टंगस्टन पे क्या होगा, टंगस्टन पे 47.0, और यही आयरन का कितना होता है 65.0 के आसपास होता है, या कहीं कहीं बुक में 64.0 भी दिया हुआ रहता है। ब्रास का क्या होता है 20.0। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, कोई कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आपके लिए कॉपर इंपॉर्टेंट है, अल्मुनियम इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है और टंगस्टन। ज़्यादातर कॉपर और अल्मुनियम का पूछ लेता है जो 39.3 है, और इसका 40, दोनों के आसपास है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी सब देखिए थोड़ा इसका डिफरेंट वैल्यू रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं प्रतिरोध में। देखिए प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, चाहे तो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन करने का मतलब क्या हो सकता है, जोड़ना। अब प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको सीरीज में जोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको हम लोग क्या जोड़ सकते हैं पैरेलल में, कुछ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसका 2 ही तरीका है जोड़ने का, और किसी तरीका से तो जोड़ नहीं सकते हैं। चाहे तो प्रतिरोध को एक दूसरे में जोड़ सकते हैं, या नहीं तो दोनों को विपरीत में जोड़ सकते हैं। जब दोनों को साथ में जोड़ा जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब इसको अपोजिट समांतर में जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पैरेलल ऑपरेशन। देखिए सीरीज में जब होता है तो क्या बोलते हैं, अगर सीरीज में जुड़े R1 R2 R3 तो हम लोग बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो बहुत लोग पढ़े होंगे। इसी प्रकार अगर कोई रेजिस्टेंस है R1 R2 डॉट 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 Rn, तो हम लोग बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn, मतलब जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसी को निकालने के लिए अगर बात करें इसको निकालने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, इसी प्रकार अगर 3 लगा दिए तो क्या होगा, और इस 3 का नाम दे दिए, मान के चलिए इसको R1, इसको R2, इसको R3। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग 1/ RAB निकालना है तो बोल सकते हैं RAB इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इसको और आगे सॉल्व करिएगा तो फिर उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। यही अगर अभी क्या बोले थे, 2 लगाए थे R1 प्लस R2, अगर इसको RA मान लेते हैं, इसको मान के चलिए RB, तो इसको A और B मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं RA प्लस RB। तो इसको लिख सकते हैं RAB इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर 1 2 मान लिए, अगर A भी मान लिए तो A भी मान के चलिए। इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइए और इसको बनाइएगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे अब हम बता रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये मान के चलिए 5 ओम का दिया हुआ है, ये 10 ओम का दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो एग्जैक्टली 15 ओम। अगर इसी प्रकार से दिया हुआ है कि 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, तो क्या लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए 10, 5 दूनी प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/10। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/10। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे 10/3, मतलब 33.33 ओम।
तो होप आपको ये समझ में अच्छा से आया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके कुछ क्वेश्चन देंगे जो और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और पता करेंगे। R इक्वल टू रो L बाई ए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है इस चीज़ को समझिए पहले। क्या होता है स्पेसिफिक पे, रो इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, विशिष्ट। देखिए क्या बताए थे, यह चालक या कंडक्टर, यह चालक के मटेरियल मतलब पदार्थ पर निर्भर करता है। और दूसरा में क्या कह सकते हैं, यह तापमान, हम देखिए लिखवाए थे 20 डिग्री सेल्सियस पे, पर भी निर्भर करता है। तो होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोलते हैं, हम पहले भी मटेरियल के 20 डिग्री पे लिखवा चुके हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस, किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस में, बोल सकते हैं हम लोग प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। तो केस 1 क्या हो सकता है, केस 1 को पहले समझिए। चाहे तो RO को अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें और RT को हम लोग T डिग्री सेल्सियस पे लिखे तो लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू RO इज इक्वल टू 1 प्लस RT, इस प्रकार। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। अब केस 2 क्या बन सकता है, T1 इज इक्वल टू R1 लिख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसको लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू R2। तो क्या बोल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि जो RO है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट। यूनिट क्या हो सकता है इसका, डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो R2 इज इक्वल टू R1 1 T2 माइनस T1, इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, अब केस 3, केस 3 को बोल सकते हैं RO इज इक्वल टू R0 डिग्री सेल्सियस, RT1 इज इक्वल टू T1 डिग्री सेल्सियस, और RT2 इज इक्वल टू बोल सकते हैं T2 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को अगर 2 को डिवाइड करें 1 से, केस 2 को डिवाइड करें केस 1 से, तो लिख सकते हैं RT2 इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई RT1। तो इसी को RT1 इज इक्वल टू लिखते हैं 1 प्लस RO प्लस T2 अपन 1 प्लस RO अपन T1। यही एक फार्मूला निकल के आता है। तो होप आप लोग को ये समझ में आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है निकालना, मगर इससे क्वेश्चन आएगा कुछ तो हम जरूर इसका क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन को जैसे जैसे धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ से
2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप लोग भी पढ़े होंगे, क्या एक ट्रिक होता है, बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी से क्या होता है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, बैगनी, ग्रे, वाइट। तो ई है क्या? कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? देखिए, जब आप एक रियल में प्रतिरोध देखेंगे तो कुछ उसमें इस प्रकार से एक डिफरेंट कलर का रेजिस्टेंस बनाया होता है। मान के चलिए कि एक प्रतिरोध है, तो उसको आप देखिएगा रियल में, कोई देखे होंगे अपना टीवी उवी अगर खोले होंगे तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक डिफरेंट कलर का प्रतिरोध है। तो पहले हो सकता है कि ग्रीन हो, फिर हो सकता है कि यहाँ पे ब्लैक हो, फिर हो सकता है कि यहाँ पे फिर से ग्रीन हो, और फिर लास्ट में एक गोल्डन होता है। लास्ट में चाहे तो यहाँ पे दिख रहा होगा गोल्डन, चाहे तो दिख रहा होगा सिल्वर। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। प्लस माइनस 5% में हो या 10% हो, ये सब होता है। तो जो पहला डिजिट होता है ना, वो सिंपली कलर का डिजिट होता है, ठीक। सेकंड डिजिट जो होता है वो होता है मल्टीप्लायर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लायर, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस को हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। फिर से हम इसको एक बार कंफर्म कर देते हैं कैसे क्या होता है, पहला बैंड को क्या बोलते हैं, दूसरा बैंड को क्या बोलते हैं, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, पहला जो बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंस, दूसरा को हम लोग बोलते हैं यूनिट, तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर 10 के पावर में होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब त्रुटि, मल्टीप्लायर मतलब गुना, टेंस इकाई, और इसको दहाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई। अब देखिए, जो यहाँ पे कलर कोड होता है, कलर कोड में क्या होता है? सबसे पहले तो कलर, क्या क्या पढ़े? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, नहीं, BBROI मतलब हम लोग का वाई छूट रहा है, येलो, पीला। 6 में होता है हमारा यहाँ पे ग्रीन, वेरी ग्रीन। 7 में क्या होता है? ब्लू। 8 में क्या होता है? यहाँ पे ब्लू के बाद क्या होता है? वायलेट। फिर क्या होता है? ग्रे। देखिए, कलर हुआ, इसका डिजिट हुआ, ब्लैक का 0 1 2 3 4 5 6
7 8। इसका मल्टीप्लाई 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, मैक्सिमम 10 के पावर 8। अगर यहीं पे एक बना लें ग्रे के बाद वाइट जो छूट रहा था, यहाँ 9, यहाँ 10 के पावर 9। देखिए सबका एक प्रकार का टॉलरेंस होता है। ज़्यादातर जो टॉलरेंस होता है, एक होता है हमारे पास गोल्ड, एक होता है हमारे पास सिल्वर। अगर नो कलर है, कोई कलर नहीं दिया हुआ है 5th बैंड में या 4th बैंड में टॉलरेंस में, तो इसको बोल सकते हैं, इसका होता है 5% प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस 10%। अगर कोई कलर ना है तो उसका 20%। एक क्वेश्चन से अच्छा से समझ में आ जाएगा। कोई एक रेजिस्टेंस है, जो पहला बैंड क्या है, येलो, दूसरा बैंड क्या है, रेड, तीसरा बैंड क्या है, ऑरेंज, और चौथा बैंड क्या है, गोल्ड। देखिए येलो का क्या होता है, सिंपली लिखिए, येलो का 4, येलो का 4, रेड का 2, रेड का 2, ऑरेंज का 3, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होता है 10 के पावर 3, गोल्ड का प्लस माइनस 5%। इसको लिख सकते हैं 42 इंटू 10 के पावर 3 प्लस माइनस 5%। इसको बोल सकते हैं कि 42 प्लस माइनस 5% किलो ओम का रेजिस्टेंस है। कोई भी कलर कोड दिया हुआ है। इसी प्रकार एक आप 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाते हैं। 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक चाहिए, जो होना चाहिए ब्लैक, BB मतलब ब्लैक ब्राउन। इस यहाँ चाहिए आपको ब्राउन। अब चाहिए आपको यहाँ पे ब्लैक, नहीं हाँ ब्लैक, क्योंकि ब्लैक का 0 होता है, इसका 1 होता है। अब यहाँ चाहिए 10 के पावर 1, तभी तो 100 ओम होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको चाहिए फिर से ब्राउन। ब्राउन का कितना होता है? 10 के पावर 1। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 ओम। तो अगर कोई पूछ ले कि 100 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोलेंगे कि ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। अगर यहीं पे पूछ लिया कि टॉलरेंस 5 प्लस मतलब कि 95 से लेके 105 ओम तक का अगर कोई रेजिस्टेंस है, उसका कलर कोड क्या होगा? तो यहाँ बोलिए कि जो लास्ट बैंड है, जो टॉलरेंस है, वो गोल्ड होगा। तो होप आप लोग को ये अच्छा समझ में आया होगा। बड़ा से बड़ा रेजिस्टेंस को आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो ठीक है, यहीं तक एक वीडियो रखते हैं। अगला में हम लोग क्या पढ़ेंगे?